20 गीगावाट्स के जो हैं ये अटके हुए प्रोजेक्ट से इसको मंजूरी मिल जाएगी। और ये बात हमने सबसे पहले आपके सामने रखी थी कि जब यूपी इलेक्शंस कंप्लीट होंगे सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर किसी सेक्टर में हो सकती है सरकारी खेमे से वो पावर ही होगा। ये सेकेंड रिफॉर्म्स हो सकता है, अब खबर भी आती हुई दिख रही है। हरी, आपके रिकमेंडेशन चाहिए इन पावर कंपनीज पे। एक्चुअली कई सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं जब गैस बेस्ड भी हो चुके हैं और गैस के प्राइजेस इनको अच्छे मार्जिन्स भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टॉरेंट है, एनटीपीसी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहा है। ये जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं इससे कितना बूस्टर मिलेगा इन सभी कंपनीज को? देखिए डिम्पी, लॉट विल डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एक पावर पॉलिसी बनाया जा रहा है। इसके पहले भी एक यूएमपी बनाया गया था, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी बनाया गया था। बट इम्प्लीमेंटेशन में काफी हद तक दिक्कत आती है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग चैलेंज एज फार एज पावर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, क्योंकि मोस्ट पावर प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस में फंस जाती है। तो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू पुश दैट थ्रू, मैं मानता हूँ कि कंपनीज लाइक टॉरेंट, एनटीपीसी, इनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, इनफैक्ट सुमित के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली राकेश, पावर स्टॉक्स डेफिनेटली आज एक्टिव रहेंगे, लेकिन क्या इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से पीएफसी को कंसीडर किया जा सकता है? दिवाली काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये एंटायर पावर स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है। और इनफैक्ट पीएफसी को इंट्राडे के नज़रिए से आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। स्टॉक में कल क्लोजिंग के समय एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। 141 के अराउंड एक अच्छा बेस है और जो कल जो रैली बनी थी वो एक्सटेंड हो सकती है। बट इस पेस से अगर कुछ फ्रेश खरीदना हो तो मुझे लगता है दीपाली पावर ग्रिड को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, एक बॉटम बन चुका है स्टॉक का और स्टॉक मुझे लगता है 210 212 की तरफ जा रहा है। ठीक है, पीएफसी, पावर ग्रिड दोनों ही आप कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। राकेश ने आपको टेक्निकली भी बता दिया कि इन शेयरों पे आपको ध्यान रखना है। आप सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, आज एक फैसला टू व्हीलर कंपनीज को लेकर भी आ सकता है, अहम फैसला क्यों होगा? शुक्र डिम्पी, ये टू व्हीलर नहीं पूरे ऑटो स्पेस के लिए एक अहम फैसला है कि इसमें कमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीलर भी यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे इस पूरे फैसले के बाद। दरअसल 1 अप्रैल के बाद क्या जो BS3 के गाड़ियाँ हैं, फिर जो अनसोल्ड व्हीकल हैं, उनको बेचा जाए या नहीं, इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है। अभी 1 अप्रैल तक उन्हें इसे लागू करना था और एक कंपनियों के पास बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसको बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सरकार का पक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑटो कंपनियों का जो पक्ष है उसे भी सुन लिया गया है और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेने जा रहा है। कुछ अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो करीब 8.5 लाख व्हीकल्स जो हैं वो BS3 नॉर्म्स के हिसाब से अभी अनसोल्ड इन्वेंट्री के तौर पे रखे हुए हैं पूरे ऑटो स्पेस के अंदर। और रफली अगर ये फैसला अपोजिट साइड पे जाता है, यानी कि अगर उन्हें मंजूरी नहीं मिलती तो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास के हिट की बातचीत इस पूरे स्पेस के लिए लगाई जा रही है। आपको ये बता दें कि ज्यादातर सभी कंपनियों का, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या फिर टू व्हीकल हो, उनके टू व्हीलर व्हीकल्स हो, उनके पास एक मेजर इन्वेंट्री 70 से 80% इन्वेंट्री जो है वो BS3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखी हुई है। कई कंपनियों ने अपना जनवरी मार्च के दौरान प्रोडक्शन ना केवल किया है बल्कि बढ़ा के किया है BS3 के लिए, क्योंकि उनको डिमांड अच्छी आ रही थी। ये उन्होंने सीएम में एक तर्क भी दिया है। कुछ अगर और आंकड़ों की बात करें तो थ्री व्हीलर स्पेस के अंदर करीब 40,000 व्हीकल हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स में है। कमर्शियल व्हीकल में रफली 97,000 के आसपास के व्हीकल्स हैं। कार्स में करीब 16,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 नॉर्म्स में है। और टू व्हीलर जो कि सबसे मेजर हिट होगा उसमें 6,70,000 व्हीकल जो है वो BS3 के नॉर्म पे है। इसका फर्दर अगर ब्रेकअप देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प के पास करीब 2,90,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स पर है। होंडा मोटर्स के पास करीब 2,50,000 व्हीकल्स। बजाज ऑटो के टू व्हीलर सेगमेंट में ही महज 80,000 व्हीकल जो है वो BS3 के नॉर्म्स पर है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर और M&M के पास कुल मिला के करीब 77,000 व्हीकल ऐसे हैं जो कि BS3 के नॉर्म्स के हिसाब से है। बजाज ऑटो के थ्री व्हीलर सेगमेंट में करीब 32,000 व्हीकल जो है जो कि BS3 के नॉर्म पर है। और अतुल ऑटो के करीब 6,000 व्हीकल जो है जो कि BS3 के नॉर्म पर है। तो अगर कोई भी इन फैसला इसके अगेंस्ट में आता है तो इन कंपनियों के ऊपर इसका मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्हीकल के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं किसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी से इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, मैं दो चीज़ आपसे और समझना चाहता हूं कि क्या पहले सरकार ने कोई एडवाइजरी इनको दी थी नॉर्म्स के रिगार्डिंग जिसका इन्होंने पालन नहीं किया? अब डेडलाइन है, कोर्ट के अंदर मैटर है, एक तो इस पर क्लैरिटी चाहिए आपसे मेरे को। और दूसरा, हालांकि फैसला कोर्ट का होगा लेकिन ऑटो कंपनीज की तरफ से क्या दलील दी गई है कोर्ट के अंदर?
देखिए, आपके पहले सवाल के बदले में सरकार ने इनको ये कहा था कि आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनियों ने बात साफ कर दी थी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बिक्री का क्या करें, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी है उसका क्या करें, क्या 1 अप्रैल के बाद उसे बेचे या ना बेचे, 1 अप्रैल तक हम इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे लेकिन बेचे या ना बेचे उसको लेकर सफाई दे दी जाए। तो एक बड़ी मनी इन्वॉल्व है, इसलिए भी फैसला उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि पोल्यूशन वाली बात है तो गवर्नमेंट का स्टांस, सुप्रीम कोर्ट स्टांस क्या होने वाला है वो काफी क्रूशियल है, और जैसे उसका स्टांस आता है अकॉर्डिंगली जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, लेकिन हीरो मोटो पर एक कमेंट ले लेते हैं। हालांकि कई और कंपनियां हैं जो कि अफेक्ट होंगी, लेकिन सबसे लार्जली अफेक्ट जो कंपनी हो सकती है वो है हीरो मोटो कॉर्प। हरी, अगर BS3 नॉर्म्स के मुताबिक जो अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है, अगर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का नेगेटिव डिसीजन आता है तो कितना बड़ा डैम्पनर आप इसे देखते हैं हीरो मोटो के लिए? मेरा मानना है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट विल स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आप इन्वेंट्री बेच सकते हो, फ्रेश प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। आई थिंक उस कुछ हद तक काफी ये साफ है कि इन्वेंट्री पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक फ्रेश प्रोडक्शन डेफिनेटली विल हैव टू बी अंडर BS4 नॉर्म्स। तो मैं मानता हूं कि जो भी फैसला आएगा इट्स मोर अ फॉर्मेलिटी। डेफिनेटली कोई भी सरकार कंपनीज को नहीं बोल सकती कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसे आप मत बेचिए, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक ग्रेन ऑफ बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन आएगा, पर डेफिनेटली यस, कंपनीज नीड टू मॉडिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड बी रेडी फॉर BS4 फ्रॉम April 1st ऑनवर्ड्स। पर मेरा मानना है कि जहां तक इन्वेंट्री का सवाल है, दे विल बी allowed to sell it in the open market. आशीष चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दोनों का एक बार चार्ट पे आप भी देख लीजिए डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, डेटा के टर्म्स में तो अभी तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप हीरो मोटोकॉर्प में हमें देखने को नहीं मिला है। मैं समझता हूँ अगर से स्टॉक किसी भी कारणों से 3250 के नीचे जाता है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली शॉर्ट्स काफ़ी एक्टिव इस स्टॉक के अंदर में होंगे। पर जब तक कि मुझे लगता है कि कोई बड़ा मूव इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगा, डेफिनेटली 3250 के नीचे एक वीकनेस इस स्टॉक के अंदर नजर आती है। वैसे बजाज ऑटो में मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2780 के आसपास। अगर से ये सपोर्ट लेवल्स ब्रीच होते हैं तो बहुत शॉर्ट्स वहां पर पे भी बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट 4-5 दिनों में जो गिरावट है वो ज्यादातर उसके अंदर हमने देखा लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा है, तो फ्रेश एडिशन अभी तक के शॉर्ट का इन दोनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, हम उम्मीद भी करते हैं कि कोर्ट से कम ऐसा फैसला ना आए जो कि इन ऑटो कंपनीज के लिए भी मुश्किल हो जाए। हालांकि हाँ, पर्यावरण को लेकर जरूर इन कंपनीज को भी थोड़ा सा और जरा सोचना होगा, क्योंकि इस कोर्ट सख्त दिख रही है। अशोक लीलैंड पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए सुमित हमको। एक खबर इसमें ये भी है कि ये कुछ एक लाइट कमर्शियल व्हीकल के डेवलपमेंट पे ना 400 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। इनका यही सेगमेंट बहुत अच्छा प्ले कर रहा है टाटा मोटर्स के खिलाफ, वो भी कमर्शियल व्हीकल में, लाइट कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा अच्छा प्ले इनको मिल रहा है। अगले 2 साल में निवेश होगा 400 करोड़ का, और 2019-20 तक ये अपनी बिक्री को 3 गुना करना चाहते हैं। आप मेरे को चार्ट देख के बताइए आपको अशोक लीलैंड कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी में अच्छा मूव देता है ये। देखिए डिम्पी, जैन के फर्स्ट 15 डेज़ में हमने अशोक लीलैंड में काफ़ी अच्छा मूव देखा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 76, 78। उसके बाद हमने लास्ट 3 से 4 वीक से क्लियरली ये स्टॉक में हायर लेवल से करेक्शन देखा था। सो इट इज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज जो हमने अर्ली पार्ट ऑफ जैन में जो एक अप मूव देखी थी, तो उसका ये करेक्टिव मूव है और हमें लग रहा है कि ये 84 से लेके 83 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर पोजिशनल बेसिस पे हमें ये स्टॉक इनमें इन्वेस्ट करना है, सो देन वी वुड लुक फॉर अ करेक्शन टुवर्ड्स 84, 83। वो एक अच्छा खासा बेट बनेगा वहाँ पे। इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूनर लेटर ये स्टॉक जिसका एक हाई डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है।